चलिए हम लोग एक बात करेंगे। टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैं, थर्मोडायनेमिक्स। हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग आ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम है 11th क्लास में आता है बेटा, एनसीईआरटी के 11th में दिया हुआ है। इसका नाम है बेटा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इसको बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स, अब बेटा क्या है, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स एक जो है ये बल्क फिनोमेना है। पहले ध्यान रखना है कि थर्मोडायनेमिक्स एक बल्क फिनोमेना है जहाँ पर लार्जर चेंज की बात की जाएगी, लार्जर एनर्जी चेंज के बारे में बोला जाएगा। स्मॉल एनर्जी चेंज यानी कि के बारे में बात नहीं होगा। जब भी बात होगा लार्जर एनर्जी चेंज के बारे में होता है। ये एक्चुअली डील करता है वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स क्या डील करेगा बेटा, जैसा कि इसके नाम से पता है, इसके नेम से आप पता लगा सकते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो एनर्जी चेंज के बारे में बताता है। अब कैसे, तो देखिए पहले मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर एक वर्ड है बेटा थर्मो, ये जो दिख रहा होगा थर्मो तुमको, तो थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो थर्मो का मतलब है वे है एनर्जी। इसको क्या बोल सकते हैं, एनर्जी, हीट या फिर एनर्जी। ये जो डायनेमिक यहाँ पर लिखा गया है, इस डायनेमिक का मतलब होता है फ्लो। फ्लो मतलब एनर्जी का फ्लो। तो जहाँ एनर्जी का फ्लो हो रहा है उसी के बारे में डील करेगा कौन, थर्मोडायनेमिक्स। अब एनर्जी का फ्लो और उसका इंटर कन्वर्जन, उसके इंटर कन्वर्जन के बारे में बताया कौन, थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई इंटर कन्वर्जन क्या है। इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना। जैसे अगर कोई एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में है तो फिर कुछ देर बाद किस फॉर्म में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अगर कोई एनर्जी किसके फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, तो वे उसको हम लोग फिर इंस्ट्रूमेंट लगा के या कुछ यूज करके, जो मैकेनिकल इक्विपमेंट हैं उनको यूज करके हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके फॉर्म में बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने सुना होगा बहुत सारे, अगर हम बात करें जहाँ पर डैम वगैरह होते हैं, यानी जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है, जहाँ बड़े बड़े ब्रिजेज लगे होते हैं, आप देखे होंगे कि आप हमने पानी को स्टोर करके रखा है। जस्ट एग्जांपल में समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि इसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों ने डैम बना के रखा है जो वाटर को स्टोर करता है। इधर इधर बहुत सारे वाटर के बेटा मोलिकुल्स पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे ये वाटर के मोलिकुल्स पड़े हुए हैं, स्टोर हैं चारों तरफ एरिया में। तो अगर ये वाटर के मोलिकुल्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं तो अब ये क्या होगा, ध्यान से समझना। अब इसके पास होगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा स्टूडेंट। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग यहाँ से पानी का फ्लो करवाएं तो ये कुछ इसका पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। कौन सा एनर्जी में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। और सपोज कीजिए कि अगर हमने यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, जैसे कि टरबाइन अगर हमने यूज़ किया यहाँ पर, ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं टरबाइन का, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर टरबाइन यूज करें कि वाटर जो होगा इसके फैन पे आएगा, इसके जो आप देख रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट पर गिरता है और गिरने के बाद ये घूमने लगता है और यहाँ से हम लोग जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या जनरेट करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग यहाँ से जनरेट करते हैं कि हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप जैसे देखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा। आप जैसे देखें कि यहाँ पर वाटर मोलिकुल्स थे जो कि स्टोर थे किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जब पानी का जब यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड से पानी गिरता है जो कि टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन को घुमाने की वजह से बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स एक तरह से यहाँ पर हम बात करें तो ये डील करता है एनर्जी के फ्लो के बारे में, एनर्जी के चेंज के बारे में कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है या कैसे चेंज हो रहा है। तो हम लोग इसको लिख भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डिफिनीशन लिखूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ कि इट डील्स विथ इट इट डील्स विथ इट डील्स विथ वेरियस फॉर्म ऑफ it deals with various form of various form of energy. It deals with various form of energy and energy energy and their interconversion, energies and their interconversion।
उसके ये इंटर कन्वर्जन के बारे में बताता है, उसका इंटर कन्वर्जन कैसे होगा उसको ये डील करता है कौन, थर्मोडायनेमिक्स। तो आप देख सकते हैं कि पहले थर्मोडायनेमिक्स है क्या, और थर्मोडायनेमिक्स इट डील्स विथ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन। जैसे अब मान लीजिए हम लोग कोई टॉपिक अगर पढ़ते हैं, अगर स्टार्ट करते हैं, तब पहले ही जानते हैं कोई टॉपिक पढ़ने वाले क्या हैं, या उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट क्या है, ये सब के बारे में जानते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला बात ये आती है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किसके बारे में बताता है, या किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या किसके कौन कौन से एनर्जी के बारे में बताया है, कैसे कैसे कन्वर्ट होगा, वही चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कहाँ पर, थर्मोडायनेमिक्स में। अब हम आगे की बात करेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है, मतलब इसका एडवांटेज, थर्मोडायनेमिक्स का एडवांटेज क्या है। बेटा थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, ये पे ध्यान रखना है, जो थर्मोडायनेमिक्स ये फीलिंग है, जैसे कि इंसान का जो फीलिंग है उसी को एक्सप्रेस कर दिया गया है एक टॉपिक में। इसमें ज़्यादा मैथमेटिकल प्रूफ नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ टर्म होंगे जो थ्योरेटिकल होंगे, और उसको फीलिंग के साथ समझना होगा कि अगर ऐसा ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उसके होने से क्या क्या एनर्जी चेंज हो रही है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि मैंने बोला कि थर्मोडायनेमिक्स का एडवांटेज क्या है, ये किस किस चीज़ के बारे में बताता है, ये क्या क्या चीज़ डील करता है। तो हम लोग अब इसका अगला जो पार्ट पढ़ेंगे वे हम बातें करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में, कि इसका एडवांटेज क्या है। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ एडवांटेज के बारे में, किसकी एडवांटेज क्या है। तो देखिए इसकी जो एडवांटेज की अगर बात करें तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो होगा इट गिव इंफॉर्मेशन, इट गिव इंफॉर्मेशन, इट गिव इंफॉर्मेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट गिव इंफॉर्मेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉज के बारे में बताता है, थर्मोडायनेमिक लॉ। अब बेटा थर्मोडायनेमिक लॉ क्या है, थर्मोडायनेमिक देखो बताता है यहाँ पर एक फर्स्ट लॉ, कौन सा लॉ आएगा, फर्स्ट लॉ। अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा पहला जो लॉ आएगा वह आ जाएगा फर्स्ट लॉ, जो हम बात करेंगे। लेकिन आपको जानना चाहिए कि इससे पहले एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरोथ लॉ। कौन सा लॉ बोलेंगे बेटा, जीरोथ लॉ। तो हमारे पास आ जाएगा कौन सा लॉ, जीरोथ लॉ। फिर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट लॉ। फिर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सेकेंड लॉ। फिर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, थर्ड लॉ। ये इसी के बारे में हमको पढ़ना है, जो कि नीट की अगर बात करें तो नीट में बेटा थर्ड लॉ हटा दिया गया, अभी नया जो सिलेबस उसमें थर्ड लॉ रिमूव कर दिया गया है। तो हम लोग जो भी बात करें कौन सा, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बहुत छोटा सा है, तो अगर हम नॉलेज के लिए हम पढ़े, थोड़ी सी जानकारी के लिए पढ़ना चाहें तो हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इट गिव इंफॉर्मेशन ऑफ, किसके बारे में देता है, लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या करता है, जीरोथ लॉ क्या कहता है। ठीक है, अब जानते हैं कि भाई फर्स्ट लॉ जो हम बातें करेंगे फर्स्ट लॉ का, तो यहाँ पर बोला गया है कि मैं ये एग्जांपल समझा रहा हूँ, यहाँ पर जो बताया गया है कि फर्स्ट लॉ आपने सुना भी होगा लोअर क्लास में कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को हम समाप्त कर सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। तो ये बात आपको जानना चाहिए कि बात गीता में भी बोला गया था, जो कि समझाया गया था कि आत्मा को ना ही हम लोग मार सकते हैं, ना ही आत्मा को जन्म दे सकते हैं। आत्मा का बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होता है। आत्मा इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बेटा वहाँ समझाया गया है कि जो आत्मा है वे क्या है, एक फॉर्म का ऑफ एनर्जी है। तो सेम चीज यहाँ, सेम स्टेटमेंट यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। जीरोथ लॉ वैसे ही बताता है, आगे जो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड लॉ बताता है एंट्रोपी के बारे में। जीरोथ लॉ टेम्परेचर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, क्या इन्फॉर्मेशन देगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और थर्ड लॉ बताता है कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होगा, वे जीरो होगा कि नहीं होगा, किस टेम्परेचर पर जीरो होगा, कौन कौन सब्सटेंस का एंट्रोपी जीरो हो जाता है, वो भी हम लोग बात करेंगे। और इसके एक्सेप्शन क्या है वो डिस्कस करेंगे। ये ओवरऑल बताया, जैसा कि मैंने टर्म का नाम लिया बेटा, एंट्रोपी नाम लिया, आपसे बात किया टेम्परेचर के बारे में, आपसे बात किया हीट के बारे में, आपसे बात किया एनर्जी के बारे में। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन है ये सब आगे जाके आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला बात ये है, जो कि पहली लाइन जो है किसका एडवांटेज क्या है, हम थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो इट गिव इंफॉर्मेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ के बारे में बताता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट है, लॉ कौन कौन सा है बेटा, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये होगा कंप्लीट। अब आगे बढ़ेंगे। ये बताता है इट हेल्प
it help it help to predict it help to predict it help to predict chemical reaction it help to predict chemical reaction it help to predict chemical reaction take place or not it help to predict chemical reaction टेक प्लेस और नॉट। ये बताता है कोई केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये इसके बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। इसे मान लीजिए अगर हमने H2O लिक्विड लिया तो लिक्विड से मान लीजिए कन्वर्ट हो गया H2O सॉलिड में, H2O सॉलिड में चला गया, तो ये होगा कि नहीं, मतलब H2O लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देगा, ये कोई रिएक्शन होगा कि नहीं। दूसरा हम बात करें जैसे कार्बन ग्राफाइट की अगर हम बात करें तो कार्बन ग्राफाइट से क्या बनेगा, कार्बन डायमंड। तो ये बनेगा कि नहीं, ये कार्बन डायमंड होगा कि नहीं, मतलब ग्राफाइट डायमंड में कन्वर्ट होगा कि नहीं, तो ये बोलेगा होगा। ये इसके बारे में बताता है, ये इंफॉर्मेशन देता है कि कार्बन ग्राफाइट से क्या हो गया, कार्बन डायमंड में कन्वर्ट होगा या फिर नहीं होगा। देखो जैसे मान लो अगर हमको थर्मोडायनेमिक्स ये बोल देता है या हम थर्मोडायनेमिक्स से पता कर लेते हैं कि कार्बन ग्राफाइट से क्या बनता है बेटा, कार्बन डायमंड बनता है। अब पूरा माहौल बन गया मार्केट में कि भैया ये तो ग्राफाइट यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कोयले की, ये सारा कोयला, ग्राफाइट कौन है बेटा, कोयला है, कोल है, जो कि हम लोग यूज करते हैं। देखे होंगे अपने मार्केट में, यूज तो नहीं करते हैं आप, कल आपको नहीं होना है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप मार्केट में लाकर होम में हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे जो खाना बनते हैं गाँव वगैरह में, वहाँ पर यूज किया जाता है। बहुत सारे इसका यूजेज है करके मैं एक दो यूज बता रहा हूँ। जैसे ग्राफाइट है तो ग्राफाइट अब पता चल गया कि भाई तो डायमंड बन सकता है। सवाल ये था कि हमको पता चल गया, हम पहली बार आए, हमने सीखा कि जो ग्राफाइट है ये डायमंड में कन्वर्ट होगा, और हम लोगों ने ग्राफाइट जाके मार्केट से परचेज कर लिया, मार्केट से खरीद लिया, जितने भी कोयले थे सब खरीद लिया। भैया मजा ही मजा। उसका रीजन क्या है, हम जान चुके हैं कि जो कोयला है वे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमंड में। किसने बताया, थर्मोडायनेमिक्स ने बता दिया। हम लोगों ने कोई उसका टर्म था, उस टर्म से हमने जाना कि ग्राफाइट से क्या बनता है, डायमंड बनता है। हम लोगों ने ग्राफाइट लाकर रख लिया और सोचा कि अभी डायमंड बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसने थर्मोडायनेमिक्स एक बात और आपको समझना है कि ग्राफाइट से डायमंड बनने के लिए एक जो चीज चाहिए वो ये चाहिए कि टाइम भी पता होना चाहिए। तो एक इसका यहाँ पर एक पॉइंट भी आता है कि क्या कितने समय में कन्वर्ट होगा, कितना टेम्परेचर लगेगा, कितना प्रेशर लगेगा ग्राफाइट से डायमंड बनने के लिए, जिसके बारे में नहीं बताएगा। ये बस इतना इंफॉर्मेशन देगा, ये कार्बन ग्राफाइट से क्या बनेगा, कार्बन डायमंड बनेगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड के बारे में नहीं बताएगा, ये कितना समय लगेगा ग्राफाइट से डायमंड बनने के लिए नहीं बताएगा। ये बस इतना बताएगा कि ग्राफाइट से क्या बनेगा, डायमंड बनेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैंने जैसा बताया कि इट हेल्प टू प्रिडिक्ट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस या नॉट, मतलब या तो केमिकल रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा, उसके बारे में बताने वाला क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है। इसकी एक एडवांटेज है, जैसा कि पहला हमने एडवांटेज देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स लॉ के बारे में बताता है, ठीक उसी तरह ये भी बताया कोई केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देगा। थर्ड पॉइंट है जो कि ये और एक्सप्लेन करता है, जो तीसरा पॉइंट है कि क्या करेगा, इट गिव्स इंफॉर्मेशन about energy. It gives information about energy change, यानी कि यहां से क्लियर हुआ है किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, एनर्जी चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। कि कितनी एनर्जी किसमें ट्रांसफॉर्म होगी या कौन सा एनर्जी कहां पे चेंज हो रहा है। पोटेंशियल, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी से हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे जिससे हम लोगों ने उसको कन्वर्ट कर लिया था कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, कितना एनर्जी का चेंज हो रहा है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैं बोला कि अगर हम लोग बात करें तो हमने जैसा कि वो आपको बताया था कि भाई ये
इंसान की फीलिंग है, और इंसान का जो फीलिंग होता है ना बेटा, वो बड़ी चीज़ों के लिए वैलिड होता है। आप समझ रहे हैं, बड़ी चीज़ों का मतलब बड़ी चीज़ों के लिए वैलिड होता है, मतलब लार्ज स्केल पर। मैक्रो मैक्रो साइंस के लिए वैलिड है, माइक्रो साइंस के लिए नहीं वैलिड है। तो इसका अगर हम डिसएडवांटेज की ही बात कर लें कि इसकी कमी थोड़ी सी क्या है, क्या चीज़ के बारे में जो है नहीं बता पाता है या क्या दिक्कत आता है, वे अगर हम बात कर लें तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि इसका डिसएडवांटेज क्या है बेटा, इसका डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। डिसएडवांटेज के बारे में क्या है, देखो अब देखो इसका बड़ा डिसएडवांटेज की हम बात करें तो ये अगर बात करें तो पहला बात मैंने बोला कि ये बड़े बड़े चेंज के बारे में, लार्जर एनर्जी चेंज के बारे में बताता है। तो जैसे इट इज वैलिड फॉर मैक्रो साइंस नॉट फॉर माइक्रो। ये वैलिड है, ये बताया गया किसके लिए, तो ये वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर माइक्रो साइंस के लिए वैलिड है। तो मैं बात करूं इट इज ए वैलिड फॉर मैक्रो साइंस, ये किसके लिए वैलिड है, मैक्रो साइंस के लिए वैलिड है, माइक्रो के लिए नहीं है। ये बड़े बड़े लार्जर एनर्जी चेंज के बारे में बताएगा, छोटे छोटे एनर्जी चेंज के बारे में नहीं बताएगा। एटम कैसे, एटम में इलेक्ट्रॉन से नहीं क्या, जैसे अगर हम बात करें एटम के बारे में तो एटम एक ना हमारे पास बहुत ही छोटा हो गया, बहुत ही छोटा चेंज है। यहाँ पर एटम का नहीं, यहाँ बहुत सारे एटम मिलकर मोलिकुल्स बनते हैं, मोलिकुल्स के बाद वाटर बनते हैं, वाटर एक जगह स्टोर होता है, वो स्टोर होने के बाद जब एनर्जी आती है तो उस एनर्जी चेंज के बारे में बात करते हैं। एटम जैसे कि छोटा में क्या होगा, माइक्रो सिस्टम क्या है, तो माइक्रो सिस्टम या माइक्रो साइंस में जैसे कि हम लोग एटम के बारे में पढ़ते हैं, वहां भी एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वहां भी एनर्जी के बारे में जानते हैं बेटा। तो उसकी उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है मैक्रो साइंस का। मैक्रो साइंस का मतलब है कि लार्जर लार्जर जहां पर चेंज होगा, लार्जर बड़े बड़े एनर्जी का जहां एक्सचेंज होगा, एनर्जी चेंज करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर उसका ये डिसएडवांटेज ये हो गया कि केवल और केवल किसके बारे में बताएगा, इट इज वैलिड फॉर मैक्रो साइंस ओनली, माइक्रो के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज में आता है। ये केवल बड़े बड़े एनर्जी चेंज के बारे में ये बताता है। ठीक है, अब दूसरा जो बात करते हैं, जिसको मैं बात कर भी चुका हूं, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन, it does not give information about it ही है, it does not give information about for time, टाइम के इंफॉर्मेशन नहीं बताता है। और शॉर्ट में बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन, मैं क्या बोलूं शॉर्ट में बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन की स्पीड के बारे में नहीं बताता है, टाइम के बारे में नहीं बताता। जैसे ROR इसको बोलते हैं बेटा, ROR रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, ये केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, वहाँ पर स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, एक टॉपिक है बेटा 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन मैं समझा देता हूँ ये है क्या। जैसा कि मैंने बोला, क्या वो बताया था कार्बन ग्राफाइट से क्या बनेगा, कार्बन जी का मतलब है ग्राफाइट, कार्बन ग्राफाइट से क्या बनेगा, डायमंड बनेगा। ये हमको पता चल गया। हमने मार्केट से क्या किया, जितने भी ग्राफाइट से हमको पता चला, अरे यार ग्राफाइट से डायमंड बनता है, हम लोगों ने उठा के लाया। जितने भी कोयले थे सब हमारे घर में पड़े हुए, तुम्हारे घर में पड़े हुए, पड़ोसी मांग रहा है लेकिन हम दे नहीं रहे हैं, भैया हमारा ग्राफाइट डायमंड बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसके लिए टाइम के बारे में आपको बोल तो दिया कि हाँ ग्राफाइट से डायमंड बनेगा, थर्मोडायनेमिक्स बता दिया, आपने पढ़ा, आप जान भी चुके हैं ग्राफाइट से डायमंड बनेगा, लेकिन कितने टाइम में बनेगा ये तो नहीं बताया ना। इसने बताया ही नहीं कितने टाइम में बनेगा, लाखों साल लगेंगे, हजारों साल लगेंगे, इसने इसके बारे में बताया ही नहीं। तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। हम लोगों ने सोच के लाया था कि ग्राफाइट से डायमंड बनेगा, लेकिन बाद में पता चला कि तो हजारों हजारों साल लग जाते हैं, और ऊपर से टेम्परेचर और प्रेशर अलग से क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके ग्राफाइट से क्या बनेगा, डायमंड बनेगा। तो ये बता तो दिया कि ये चीज, ये कांड हो जाएगा, ग्राफाइट से डायमंड बन जाएगा, लेकिन क्या नहीं बताया, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ टाइम, फॉर टाइम के बारे में नहीं बताया। या रिएक्शन, जैसे अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की स्पीड, कितने समय में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कार्बन ग्राफाइट से कार्बन डायमंड कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा, इसके बारे में नहीं बता पाया। कितना टाइम लगेगा, कितनी स्पीड से चले ताकि ये जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, ये नहीं बताता है। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता है, रिएक्शन की स्पीड नहीं बताता है कि ये रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट होगी। देखिए रेट का बात करते, रेट का एक सिंपल मीनिंग आप समझे फिजिक्स से, स्पीड। स्पीड किसका बेटा, रिएक्शन का। रिएक्शन किसका, तो ये जो ग्राफाइट से क्या बन रहा है, डायमंड, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो ग्राफाइट से डायमंड बनने का स्पीड हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कितने समय में बनेगा।
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बेटा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आते हैं, जो कि मैंने बता दिया आपको, जो दो इसका डिसएडवांटेज मैंने पढ़ लिया। वे डिसएडवांटेज ये है कि ये एक बात तो क्या मैक्रो साइंस के लिए वैलिड है, यानी बड़े बड़े लार्जर चेंज के लिए वैलिड है। दूसरा हमने बात कर लिया कि ये टाइम के बारे में नहीं बताता है, कोई रिएक्शन होगा ये तो बता देगा, लेकिन कितने समय में होगा ये नहीं बता पाएगा। अब जो हम अगला बात कर रहे हैं, कुछ हम बात कर रहे हैं, इससे मान लीजिए हम बात करते हैं, कुछ टर्म है, सम टर्म्स बोल सकते हैं, सम टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सम टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है तो बेटा आप ध्यान रखेंगे कि भाई थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड में आता है सम टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब देखें, अगर हम बात करें सिस्टम, किसका बात करें, एक टर्म है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम वे नहीं जो तुम्हारे पास है, सिस्टम उसको नहीं बोलते। अब सिस्टम किसको बोलते हैं देख लो। अब ये पहला बात मैं लिखूं कि अ स्पेसिफिक पार्ट, अ स्पेसिफिक पार्ट, अ स्पेसिफिक पार्ट, a specific part of universe, a specific part of universe, a specific part of universe, universe under under in under investigation, under investigation या फिर स्टडी, या फिर स्टडी, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक यूनिवर्स में कोई भी पार्ट ले लीजिए। यूनिवर्स का मतलब जैसे मान लीजिए हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं, जो हमारा जहां जहां हम रह रहे हैं ये एक यूनिवर्स है। इस एक पार्टिकुलर यूनिवर्स में हम लोग कोई भी पार्ट जिसको हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसमें हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं, इसमें हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, वे स्पेसिफिक पार्ट क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और मान लीजिए हम कहीं पढ़ रहे हैं, हम कहीं स्टडी कर रहे हैं, तो वे हमारा एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम। उसको क्या बोलेंगे बेटा, एजुकेशन सिस्टम। तो वे एक पार्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम है। जैसे मान लीजिए अगर आप अन अकेडमी में पढ़ रहे हैं तो अन अकेडमी एक क्या है, हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया का टॉप मोस्ट एजुकेशन सिस्टम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अन अकेडमी है हीज ए सिस्टम। क्यों, क्योंकि वहां पर हम जाके किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जाके स्टडी कर रहे हैं कि हमारा आईआईटी में सिलेक्शन होगा, हमारा आईआईटी में सिलेक्शन होगा, नीट में सिलेक्शन होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। या फिर हम जाके उस पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि सिस्टम में क्या है, ये अन अकेडमी में कैसे ट्यूटर है हमारे, कैसे अच्छे से पढ़ाते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये सब पार्ट जहाँ पर आप जाके इन्वेस्टिगेशन करें या जहाँ पर जाए किसी पार्टिकुलर पार्ट पर जाके कहीं पर स्टडी कर रहे हैं, उसको आप क्या बोल देंगे, सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर अपने घर पे ही हैं, मान लीजिए अपने घर पे आप रहते हैं, तो आपका घर भी एक पार्टिकुलर सिस्टम है जहां पर एक परिवार चलाने की जिम्मेवारी है, आप पर हर तरह का वर्क करने की जिम्मेवारी है। आपको पेरेंट को शो करना है कि हम भाई को हम अच्छा करके लाएंगे, अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। तो आपका घर भी एक सिस्टम है जहां पर हर एक पार्ट, जैसे एक यूनिवर्स में एक पार्ट है जहां पर आप रह रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, सिस्टम बोल देंगे। मैंने बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको आई होप समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरा क्या, सराउंडिंग। किसकी बात करेंगे, सराउंडिंग का बात कर रहे हैं, सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है, तो सराउंडिंग को हम बोल देंगे कि एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग्स एक्सक्लूडेड, everything excluded of system, excluded of system in universe, everything excluded of system, of system can be considered as, can be considered as सराउंडिंग, एज सराउंडिंग। अब देखिए इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैंने ये चीज़ लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। बोल रहा है
एक्सक्लूडेड ऑफ सिस्टम, जो भी चीज़ है जो सिस्टम से एक्सक्लूडेड है, जो सिस्टम से हट के, जो सिस्टम के इर्द गिर्द है, कैन बी कंसिडर एज सराउंडिंग। अब इसका मतलब क्या है भी समझ लीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे बोलूँ, आप समझेंगे। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, कैसे मान लीजिए कि हम कोई एक यूनिवर्स में हैं, हम लोग एक पार्टिकुलर कोई यूनिवर्स में रह रहे हैं। अब मान लेते हैं कि हमारा कोई एक यूनिवर्स है बेटा, ऐसा है एक यूनिवर्स है, ऐसा कोई एक यूनिवर्स हमने ऐसा मान लिया कि हमारा ये भाई पूरा यूनिवर्स है, जितना आकाश पाताल पृथ्वी ये सब को मैंने इसी में डाल दिया है। ये हमारा यूनिवर्स है। मैं शॉर्ट में यहाँ पर निपटाता हूँ यूनिवर्स। अब यहाँ पर हम लोग ना, यहाँ पर कोई पार्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, या फिर जाकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। वहाँ पर क्या किया जा रहा है? इन्वेस्टिगेशन। जैसे एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, जैसे आप कहीं चले गए, पुलिस स्टेशन हो सकता है। तो ये सब के सब क्या है? एक सिस्टम है। तो यहाँ पर क्योंकि वहाँ पार्टिकुलर किसी पॉइंट पर स्टडी होता है या इन्वेस्टिगेशन होता है, ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा एक सिस्टम है। अब इसके ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट जहाँ तक तुम देख पाओ, एक्सक्लूडेड पार्ट, सिस्टम को छोड़कर जहाँ पर तुम काम कर रहे हो उस पार्ट के छोड़कर जितने भी सारे पार्ट हैं, वे सारे पार्ट क्या कहलाएंगे? सराउंडिंग। क्या कहलाएंगे? सराउंडिंग कहलाएंगे। तो तुमने एक बात भी सीखी होगी कि सर फिर यूनिवर्स क्या है? तो यूनिवर्स क्या है बेटा? तो यूनिवर्स को हम देखिए, ये क्या बोल दिए? ये सिस्टम। इसके इर्द गिर्द जितने भी पार्ट हैं, आकाश पाताल जहाँ तक तुम देख पाओ, वे सब क्या कंसिडर होंगे? सराउंडिंग। तो हम एक शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि बेटा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्या आ जाएगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। हमारे पास आ जाएगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग, जो कि क्या हो जाएगा? यूनिवर्स हो जाएगा। तो यूनिवर्स किसको बोलेंगे? यूनिवर्स बोलेंगे सिस्टम प्लस सराउंडिंग का जो कॉम्बिनेशन है, जो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? यूनिवर्स बोल देंगे। इसका उल्टा अभी समझना। तो यहाँ से आप एक बात सीख सकते हैं कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि यूनिवर्स क्या है, तो आपसे एक डिफिनेशन एक आ गया भाई, सिस्टम जान गए, सराउंडिंग जान गए, सर जी यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम बोलेंगे कि जो यूनिवर्स है उसको हम बोल देंगे कि यूनिवर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? यूनिवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्या आ जाएगा हमारे पास? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्या आ जाएगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग आ जाएगा। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमारा क्या हो जाएगा बेटा? यूनिवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिवर्स। अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ना कि सराउंडिंग क्या है सर? सराउंडिंग, तो सराउंडिंग क्या है? तो सराउंडिंग को बोल सकते हैं, इसको इधर लाओ, इसको इधर, तो क्या बोल देंगे? यूनिवर्स। क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्स माइनस सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। ऐसा कहीं मैथमेटिकल थोड़ा बहुत ऐसे एक्सप्रेशन आता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है कि भाई ये पार्ट हमारा क्या है? जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग किसको बोलेंगे? यूनिवर्स माइनस सिस्टम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? सराउंडिंग आ जाएगा। तो हमने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा। पहला क्या पढ़ा? सिस्टम। दूसरा क्या पढ़ा? सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या है? वैसा पार्ट जहाँ पर क्या होगा? स्टडी होगा, जहाँ इन्वेस्टिगेशन करें, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जाकर रिसर्च कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। दूसरा जो हम बात करेंगे, यानी जो सेकंड मोस्ट बात करेंगे बेटा, वो ये है कि अगर हम बात करें सराउंडिंग का, तो सराउंडिंग जो सिस्टम से एक्सक्लूडेड पार्ट है, यानी सिस्टम को छोड़कर जितना भी तुम अगल बगल देखो, वे सब क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। से तुम जहाँ रहते हो, तुम्हारा एक पार्टिकुलर घर है, अगर तुम हॉस्टल में रहते हो, किसी रूम में रहते हो, तो भी तुम्हारा एक सिस्टम है। उसके अलावा तुम अपने सिस्टम अगल बगल पड़ोसी जो भी हैं तुम्हारे, चाहे जितने भी रूम हैं, चाहे जितना दूर तक तुम देख पाओ, वे सब के सब क्या है बेटा? सराउंडिंग है। और जो सराउंडिंग है वे हम उसको टेक्निकल टर्म में ऐसे ही बोल सकते हैं कि सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स माइनस सिस्टम। तो क्या सर सिस्टम को ऐसा लिख सकते हैं क्या कि यूनिवर्स माइनस सराउंडिंग इज इक्वल टू सिस्टम? ये भी करेक्ट है। ये रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, अगर यूनिवर्स अगर लिखा गया कि यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो अब मैंने दो बात की। पहला बात किया सिस्टम, वैसा पार्ट जहां पर जाके हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहां पर जाके हम लोग स्टडी करते हैं, जहां पर जाके हम लोग किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर रिसर्च कर रहे होते हैं, वे सिस्टम कहलाता है। उसके अलावा जितने भी एक्सक्लूडेड पार्ट हैं, जितने भी एक्सक्लूडेड पार्ट तुम रख दो, जितने पार्ट तुम छोड़ दो, वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सराउंडिंग कहलाएंगे। और यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्स बोलेंगे। तो यहां तक ये तीन पॉइंट हमारा क्या होता है बेटा? क्लियर होता है। अब हम लोग एक बात करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे टाइप ऑफ सिस्टम। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? टाइप ऑफ सिस्टम। ये सब
टेक्निकल टर्म है जो आगे जाके यूज होगा आपको। टाइप ऑफ सिस्टम, भाई सिस्टम कितने तरह का होता है, तो भैया सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम कितने तरह का होता है, उसमें पहला हम बात करेंगे वो फर्स्ट है बेटा ओपन सिस्टम। क्या सिस्टम? ओपन सिस्टम, यानी कि ओपन सिस्टम बोल दीजिए आप। ऐसा सिस्टम जो खुला हो। तुम तो यही सोच रहे होगे कि ऐसा सिस्टम जो खुला हो। अरे नहीं भाई, खुला तो रहेगा रहेगा, लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म होना चाहिए। ये कोई थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में डिफाइन करता है? एनर्जी ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो हमसे पूछा जा रहा है एनर्जी ट्रांसफॉर्म के बारे में कि भाई ओपन सिस्टम क्या है। ऐसा नहीं कि जो खुला है भाई क्या है हमारा ओपन सिस्टम है, खुला है मतलब ओपन सिस्टम है, नहीं ऐसे नहीं। उसको हम लोग टेक्निकली डिफाइन करेंगे। क्या बोलेंगे? which can transform which can transfer या ट्रांसफॉर्म बोल सकते हैं आप, which can transfer both mass and energy, both mass and energy, both mass and energy। ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम बोला जाएगा जहां मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे। अब तुमने सुना होगा भाई एक गाना सुना होगा, हॉट चाय की, सॉरी एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, क्या सुना होगा? हॉट चाय की प्याली हो उसको पिलाने वाली हो। अब भाई तो ये गाने पे हम फोकस नहीं करेंगे, मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हॉट चाय है तो हम बोलेंगे हॉट टी। क्या बोलेंगे? हॉट टी इन ओपन कप। क्या बात कर बोलेंगे? हॉट टी इन ओपन कप, इसकी बात करेंगे बेटा, हॉट टी इन ओपन कप। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा कप है और उसको कोई पिलाने वाली हो, जैसा मैंने बताया था, ऐसा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बस आपको याद रहे। अब देखिए जैसे जैसे कि इसके मान लीजिए हमारे पास कप है, कप मान लेना अच्छा है, नहीं है तो मान लो अच्छा है, नहीं है तो मान लो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और ये ना इस कप से ना ऐसे से वेफर के फॉर्म में क्या आता है? मास बाहर जाता है। क्या आता है? मास बाहर जाएगा बेटा। वेफर के फॉर्म में कौन बाहर जाएगा? मास। तो मास ही बाहर जा रहा है, ओपन होगा तो। और यहाँ से बात कर लो, यहाँ से बात कर लो, एक चीज़ और ट्रांसफर हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है। किसके द्वारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है बेटा? एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो दोनों चीज ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मास एंड एनर्जी। कहां पर बताओ? कहां पर? कप में। हॉट टी ने ओपन कप, जैसा कि याद करने के लिए मैंने बोला आपको कि भैया हॉट टी इन ओपन कप में अगर कोई हॉट टी है और ओपन कप में है तो बेटा दोनों ट्रांसफर होगा, मास एंड एनर्जी। तो ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसा मैंने तो एक एग्जांपल या आप कोई भी सिस्टम सोच लीजिए जहां से दोनों चीज ट्रांसफर हो, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ओपन सिस्टम। क्या बोल देंगे? ओपन सिस्टम बोल देंगे या ओपन सिस्टम बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा बात करेंगे क्लोज सिस्टम। किसका बात करेंगे बेटा? ओपन सिस्टम के बाद हमारे पास आता है क्लोज सिस्टम। तो ओपन देख लिया, क्लोज देख लिया, तो अब देखेंगे कि हमारे भाई क्लोज सिस्टम क्या है। तो देखिए लिखता हूँ मैं, सॉरी ये थोड़ा सा क्या है बेटा? क्लोज सिस्टम। तो हमारे पास बात कर रहे हैं किसका? क्लोज सिस्टम का। तो क्लोज सिस्टम क्या है देख लो। तो बोला था भाई हॉट चाय की प्याली हो उसे पिलाने वाली हो। तब देखो यहाँ बेटा क्या बोला? इट कैन ट्रांसफर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट कैन ट्रांसफर ओनली एनर्जी। क्या बोलेंगे? ओनली एनर्जी। इट कैन ट्रांसफर ओनली एनर्जी, नॉट मास। मास का ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, केवल किसका ट्रांसफर होगा? एनर्जी का। केवल किसका ट्रांसफर होगा? एनर्जी का। जैसे मैं बात करूं अब सेम एग्जांपल, अब मान लीजिए तो हम बोल देंगे हॉट टी। क्या बोल देंगे बेटा? सेम एग्जांपल थोड़ा चेंज करेंगे। सेम कैसे रहेगा? सेम तो ओपन होता है ना, तो सेम तो ओपन है, ओपन था, और ओपन जो था उसमें दोनों ट्रांसफर हो रहा था, मास एंड एनर्जी। जैसे हॉट टी इन ए क्लोज कप, हॉट टी इन ए क्लोज कप। अब ऐसा कप जो क्लोज हो, जो बंद हो, जो कैसा कप? जो बंद हो, जो खुला ना हो, जो पहले से खुला ना हो बेटा, जो पहले से ओपन ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखो, ये मैंने एक कप लगा दिया और ऊपर से एक छोटा सा ऐसा कप रख दिया, ऐसा छोटा सा ऐसा कप लगा दिया, और ये तो भाई कप प्याली थी, किसकी प्याली थी? हॉट चाय की प्याली थी। ठीक है, इस हॉट चाय की प्याली में यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है?
चाय पड़ा हुआ है और चाय कैसा है, हॉट है। हॉट होगा तो अब तो वेपर बाहर जाएगा नहीं, अब वेपर बाहर जाने वाला नहीं है क्योंकि वेपर तो यहाँ चिपक जाएगा कप के द्वारा। तो केवल और केवल क्या ट्रांसफर होगा, टेम्परेचर डिफरेंस के द्वारा केवल और केवल एनर्जी ट्रांसफर होगा, केवल और केवल एनर्जी ट्रांसफर होगा। ऐसे सिस्टम जहां पर केवल और केवल एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। क्या सिस्टम बोलते हैं बेटा, क्लोज सिस्टम। ऐसे सिस्टम जो क्लोज है, यानी कि हम बात करेंगे जहां पर केवल और केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो तो क्या बोलेंगे, हॉट टी ने क्लोज कप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास एक आता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या सिस्टम, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम देखिए, तो आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहा है कांट बी, या हम बोल सकते हैं कांट ट्रांसफर या कांट बी ट्रांसफर, कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, समझना है बस। कांट यानी कैन नॉट ट्रांसफर क्या, मास एंड एनर्जी, बोथ मास एंड एनर्जी, बोथ मास एंड एनर्जी, दोनों में से किसी का ट्रांसफॉर्म ना हो, ना ही मास का ना ही एनर्जी का, ना ही मास का ना ही एनर्जी का। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बोल देंगे कि हॉट टी इन ए थर्मोफ्लास्क, हॉट टी इन अ थर्मोफ्लास्क, हॉट टी इन अ थर्मोफ्लास्क। यानी आपने आजकल देखा होगा जो चाय वगैरह जो मिलता है, बहुत सारे वहाँ पर मिल्टन की एक बोतल होती है, उस मिल्टन की बोतल में चाय बना के रख देते हैं। आप देखे होंगे चाय बना के रख देते हैं, बहुत देर तक रख देते हैं। चाय उसमें कैसा रहता है, हॉट रहता है। तो क्यों भाई हॉट है, ना ही इस कप में जो रखा गया इस मिल्टन के बोतल में ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, ना ही इस बार एनर्जी जाएगा, कि इंसुलेटेड वाल लगे होते हैं यहाँ पर, ऐसा वाल जो टेम्परेचर डिफरेंस के द्वारा एनर्जी के ट्रांसफॉर्म को क्या करता है, ब्लॉक करता है, रोकता है। ऐसा वाल लगा रहेगा, जो चाय गर्म रहेगा वे गर्म ही रहेगा, तो उसी टेम्परेचर पे रहेगा। लेकिन क्या मैं आपसे पूछूं, क्या एक बार मैंने कोई गर्म चाय इसमें डाल दिया तो क्या परमानेंट गर्म रहेगा, तो परमानेंट गर्म नहीं रहेगा बेटा। कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद ये क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। तो इससे कंक्लूजन एक आता है, क्या परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। कुछ समय के लिए हम लोग मास और एनर्जी, कुछ टाइम के लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन के लिए हम लोग ऐसा एक बना सकते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम, कि जिससे क्या हो रहा है, एनर्जी और मास दोनों को रोका जा सकता है, दोनों के ट्रांसफॉर्म को रोका जा सकता है। ना ही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा, ना ही मास का ट्रांसफॉर्म होगा। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर एक नोट लिख लेंगे, जो मैंने बात बोली आपको वही नोट बेटा ये रहेगा, देखेंगे नोट ये रहेगा। मैं ये बोलूँगा कि नो परफेक्ट isolated system, no perfect isolated system is possible. No perfect isolated system is possible. नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज पॉसिबल, या ऐसा बोल सकते हैं नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना सकते हैं। कुछ समय के बाद या तो उसमें से एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, या फिर उसमें मास का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको अब तक 3 बातें सिखाया, यानी एक बात सिखाया सिस्टम के बारे में, दूसरा सिखाया ओपन सिस्टम के बारे में, तीसरा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है बेटा, जहां पर मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। क्लोज सिस्टम क्या है, जहां पर मास का ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, केवल एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, जहां पर केवल और केवल किसका ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो किसी का नहीं हो रहा है। केवल करना ही नहीं है, मास का नहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ना ही एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी दोनों में से अगर किसी का ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो इसको एक समरी के तौर पर अगर मैं बात करूं, आपको इतना बड़ा देख लेते। बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे थे कि सिस्टम में दो ही चीज़ देखा जा रहा था, एक मास देखा जा रहा था और एक एनर्जी देखा जा रहा था। और इधर क्या था,
हमने सिस्टम लिखा था, टाइप ऑफ सिस्टम। तो पहला जो सिस्टम है वो मैं बात करूं ओपन सिस्टम। क्या सिस्टम? ओपन सिस्टम। तो याद करने के लिए हम बेटा ध्यान रखेंगे कि ओपन सिस्टम में मास का भी ट्रांसफॉर्म होगा, एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्म होगा। दूसरा अगर हम बात करें क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम की अगर हम लोग बात कर ले कि भाई क्लोज सिस्टम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? मास का ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होगा। तीसरा हम बात कर ले आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हम बात कर ले आइसोलेटेड सिस्टम का, तो अभी मैंने ऊपर में लिखा भी आइसोलेटेड सिस्टम, तो आप देख लें ना ही मास का ट्रांसफॉर्म होगा ना ही एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होगा। तो तीन बेसिक, इसको बीबीआई कर लेंगे बेटा। बीबीआई का मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे बेटा इसका। बीबीआई का मतलब जो आप सोच रहे हैं एकदम नहीं है, बीबीआई का मतलब है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, तो अब ये आप याद रखेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिसको वो बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा ओपन सिस्टम है और कौन सा क्लोज सिस्टम है। जो अब तक पढ़ा उस पर थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, मतलब डिफिनीशन क्या क्या, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं आइडेंटिफाई ओपन क्लोज्ड आइसोलेटेड आइसोलेटेड, वाई नहीं था बेटा, ए था, आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए देखिए, आइडेंटिफाई करना है आपको। ओपन को आप ओ से लिख सकते हैं, क्लोज को आप सी से लिख सकते हैं, आइसोलेटेड को आप आई से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्लासरूम। पहला क्या है बेटा? क्लासरूम। जहाँ पढ़ते हैं वहीं बताइए क्लासरूम कैसा सिस्टम है। तो क्लासरूम का सिस्टम बेटा ओपन सिस्टम है। क्या सिस्टम है? ओपन। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, मास का विषय आप आते हैं तो मास उसका बढ़ जाता है, आप जब जाते हैं तो मास क्या होता है, घट जाता है। एनर्जी देखिए एयर का आ रहा है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी टेम्परेचर कम हो रहा है, तो मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो समझने के लिए हम बोल दिया क्या सिस्टम होगा बेटा? ओपन सिस्टम। तो हमारे पास कैसा आ गया? ओपन। क्लासरूम क्या सिस्टम है? ओपन सिस्टम। तुमको खुद से सोचना है, लेकिन क्या सिस्टम है, मेरे लिए मत सोचो कि मैं जो लिख दिया वैसे, दिमाग लगाओ कैसे मास और एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सोचना है, खुद सोचो ये कैसे हो रहा है। जैसे 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 मैं बोलूँ सैटेलाइट इन ऑर्बिट, में क्या बात कर रहा हूँ? सैटेलाइट इन ऑर्बिट, सैटेलाइट सैटेलाइट इन ऑर्बिट, सैटेलाइट इन ऑर्बिट, ये बताओ ऑर्बिट जो है अपने कहाँ घूम रहा है? सॉरी, सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में घूम रहा है, तो आपको बताना है ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है। सोचिए खुद से सोचिए आप। तीसरा मैं बोलूँ बल्ब जानते हैं, जो आपके घर में जो चलता है, जो बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, तो बल्ब के बारे में कमेंट करना है कि बल्ब का सिस्टम है, ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है। अब देखो सैटेलाइट इन ऑर्बिट की अगर बात करो, तो सैटेलाइट इन ऑर्बिट देखो तो उसका मास थोड़ा चेंज होगा। जो सैटेलाइट पहुंच गया जितना केजी का होगा, जितने ग्राम का होगा, 20 ग्राम का होगा, 100 ग्राम का होगा, एक बार जो अपने ऑर्बिट में चला गया तो उसका मास क्या हो गया? फिक्स हो गया। चेंज किसका हो रहा है बेटा? एनर्जी का। वहां से कुछ रेडिएशन आते हैं, कुछ रे आते हैं, उस रे को हम लोग रीड कर पाते हैं, उसके सिग्नलिंग को रीड कर पाते हैं, वे वेव के फॉर्म में आता है। अब वेव से हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो एक्चुअली में चेंज किसका हो रहा है? एनर्जी का चेंज होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सैटेलाइट के थ्रू हम लोग अर्थ पे जान पाते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है। तो कैसे जान पाते हैं? वे सिग्नलिंग भेजती है, वे कुछ चीज़ें जो है वेव के फॉर्म भेजती है, तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन हम जो बोल सकते हैं कि ये मास का ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए कैसा सिस्टम में कहलाएगा बेटा? क्लोज सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लोज सिस्टम। कितने लोग का सही हुआ होगा आप देख लेंगे, लेकिन हमको उम्मीद है कि सबका सही होना चाहिए। अब बात करें बल्ब। अब बल्ब में भी क्या है बताओ? बल्ब जल रहा है, रेडिएशन उससे क्रिएट हो रहा है, उससे रेडिएशन आ रहा है, उससे किसका ट्रांसफॉर्म हो रहा है? एनर्जी का। टेम्परेचर डिफरेंस के द्वारा किसका भी ट्रांसफर होगा? रेडिएशन के थ्रू देखें तो वहाँ पर क्या होगा? वे धीरे धीरे बल्ब से क्या हो रहा है? तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है रेडिएशन के थ्रू। लेकिन बल्ब का मास क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो भी किस सिस्टम में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा बेटा क्लोज सिस्टम में। ये भी सिस्टम क्या कहलाएगा? क्लोज सिस्टम। ये हो गया। अगर हम बात करें चौथा, फोर्थ, एक और कर लो, देख लो। हम बात कर रहे हैं कॉफ़ी। किसका बात कर रहे हैं? कॉफ़ी इन थर्मोफ्लास्क। कहाँ बात कर रहे हैं? कॉफ़ी इन थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क किसका है बेटा? मिल्टन बोतल। कौन सा बोतल था? मिल्टन बोतल का है। सोच के बताओ कि भाई थर्मोफ्लास्क है, तो अब इस बार क्या होगा? इस बार एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होगा कि नहीं होगा? तो हम थर्मोफ्लास्क में नहीं बताया था कि ये कहाँ पाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम का पाथ हो जाएगा। ना ही इसमें मास का ट्रांसफर होता है, ना ही एनर्जी का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आइसोलेटेड। तुम आई भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम।
तो चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी और कुछ क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हैं। तो आज इतना ही बेटा, चलिए टेक केयर, बाय बाय।